नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपने सुना तो होगा कि स्पीशीज इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, काफ़ी आप पढ़ भी चुके होंगे। यूट्यूब के म्यूजियम पे सब अवेलेबल है और इसमें हमने भी कुछ योगदान करने की कोशिश की। पर हमेशा हमारा सब विश्वास रहा है कि आप अगर कंटेंट को अच्छे से समझ सकें, उसको उस हिसाब से पढ़ सकें, तो आप यूपीएससी में बहुत आगे तक जा सकते हैं। हमारा हमेशा विश्वास यही रहा है और इसी विश्वास को देखते हुए आज हम आपके सामने कुछ एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं। कितने संविधान के आर्टिकल्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स न्यूज़ में रहे हैं। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप कभी भी प्रश्न निकाल को देख ले, हो सकता है आर्टिकल ना पूछ रहा हो सकता है आर्टिकल नंबर ना पूछ रहा हो, पर आर्टिकल के आसपास के क्वेश्चन तो हर साल बनते हैं। आप किसी भी साल का उठा के देख लीजिए पेपर, भाई आर्टिकल 19 है, 14 है, 61 है, 74 है, ये तो बड़े कॉमन है। अगर आप ये आर्टिकल समझ जाएं और आपको यहां पर हम थोड़ा सा अपने साथ इंगेज रखेंगे, हम आपको आर्टिकल तो देंगे, कुछ उसके बारे में बताएंगे, पर हम जो पूछेंगे फिर आपको नीचे कमेंट करके भी बताना, तभी पता चलेगा इफेक्टिव लर्निंग हो रही कि नहीं हो रही। क्योंकि आप कहीं भी सेशन देख सकते हैं, पर अगर आपका भरोसा हम पर है तो आप उसी हिसाब से जवाब दीजिएगा जिस हिसाब से हम मेहनत करके आपके लिए सब चीज़ें लेकर आते हैं। हम चालू कर रहे हैं सेशन को, आपका समय ना व्यर्थ करते हुए। प्रीलिम्स 2025 बड़ी तेजी से पास आ रहा है, हम भी उतनी तेजी से दौड़कर चलते हैं। आइए। Never ever before, all constitutional articles that were in news and I found them very interesting, very important. Let's start. पहले हम चालू करना चाहेंगे, आपके सामने आ रहा है और ये आपके लिए बहुत आसान भी है, आप इसको आसानी से देख कर भी पाते हैं। क्या आप जल्दी से बता सकते हैं कि आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? जल्दी से आप बता सकते हैं सर? अगर आप देखेंगे, जब आप डीपीएसपी की बात करेंगे तो हमारे पास आर्टिकल 40 आता है और लोकल गवर्नेंस की बात आर्टिकल 40 में लिखी हुई है। अब आप सोचेंगे सर क्यों आप बता रहे हैं? क्योंकि न्यूज में रहा है पंचायत भी, लोकल गवर्नेंस भी, तो आर्टिकल मुझे पता होना चाहिए। आर्टिकल 40 लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड है। कहां मिलता है? डीपीएसपी मिलता है। अच्छा, डीपीएसपी कौन से पार्ट में हो गया? तो पार्ट बताइए कौन सा हो गया, नीचे कमेंट करके बताइए। पार्ट 3 के बाद कोई ऐड किया गया क्या? पार्ट 4 के बाद भी कुछ ऐड किया गया क्या? पार्ट 4A क्या? नीचे कमेंट करके बताइएगा। पार्ट 4 में आपको डीपीएसपी मिल गया है। खैर, 3 तरीके के आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं। एक तो गांधीयन हो गया, एक सोशलिस्ट हो गया और आपके लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल हो गए। इसमें ज्यादा समय व्यर्थ मत करिए। अगर आपसे पूछे बताइए भाई सोशलिस्ट कौन से हैं आर्टिकल, तो आप चालू लीजिएगा सर आर्टिकल 38 ले लीजिए। 38 में क्या है भाई? हमें सोशल ऑर्डर बचाना है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस देना है, वो 38 में लिखा है। तो पूछे 39 क्या है? बोले अरे हाथ में एकदम कंसंट्रेशन किसी के पास नहीं होने देना है सब कुछ, हमें ओनरशिप और कंट्रोल ऐसा रखना है कि कॉमन गुड सर्व हो सके। बोले 41 बताओ क्या है? अब 40 यहां नहीं आया क्योंकि 40 गांधीयन आइडिया है, वो यहां नहीं आया, पर 41 आया। 41 क्यों आया? बोले एजुकेशन दो, पब्लिक असिस्टेंस दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए दो। 41 हो गया, मतलब सोशल प्रिंसिपल है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। 42 क्या बोलेगा? भाई जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस को इंश्योर कर दो। 43 क्यों बोलेगा? डिसेंट एंड स्टैंडर्ड एक लाइफ दे दो। 43A क्या बोलेगा? वर्कर जो है ना आपके, वो मैनेजमेंट का हिस्सा है इंडस्ट्री के। अब आपको ये बताना कि 43A कौन से अमेंडमेंट से एक्ट किया गया था, नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम आपको जवाब देते आए आपके हर एक कमेंट पे, आप भी दीजिए। 47 सब पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करो। ये सब क्या है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, अब आपसे पूछे बताओ भैया गांधीयन प्रिंसिपल्स फिर क्या है? बोले अरे बहुत आसान है हमारे लिए तो। आर्टिकल 40 आप अभी देख कर आ रहे हैं। आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड? भाई हमारे सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है, लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड है। आर्टिकल 43 किससे रिलेटेड है? भाई कोऑपरेटिव। आर्टिकल 43B किससे रिलेटेड है? भैया कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट करना होगा। कहां से आ रहा है, किस अमेंडमेंट से आया है आर्टिकल 43B? आप नीचे कमेंट के बताइए और हम आपको बता दें। अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाए, इसी प्रकार से याद हो जाए, तो आप उस समय याद करेंगे कि भैया बड़े लेट में मिले हमें ये। 46 बताइए क्या है? भाई आपको एक चीज करना है कि वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, मे बी ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनकी मदद करनी है। 47 में साफ लिखा भैया कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स और लिकर, इन सबको हटाओ। 48 स्लॉटर ऑफ काउज मस्ट बी प्रोहिबिटेड। ये क्या है? गांधीयन आइडियाज हैं। खैर, हम आपको एक चीज छोटा सा आइडिया दे देते तो जब तक हम पढ़ा रहे हैं आपको कि सर देखिए बहुत लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे क्रैश कोर्स भी चल रहा है 9999 में। आप अभी भी जुड़ सकते हैं हमसे, और हमसे जुड़ने के लिए CMC कोड आपको यूज करना होगा। चंद्रमौली कैपिटल SIR टेलीग्राम है। साथ ही में हम आपको ये बता दें कि एक हमारा UCSC चैंपियनशिप स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। ये 23 मार्च को होगा और आप इसमें दोनों शिफ्ट का पेपर देंगे और जीतने को बहुत कुछ है। 100% स्कॉलरशिप भी है, प्लस अरे IPL का टिकट जीत जाएंगे आप, और क्या चाहिए आपको? हो सकता है सर iPad मिल जाए, आपकी पढ़ाई का सामान मिल जाएगा। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है आपका।
अब आइए बात करते हैं भाई इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए भी कुछ है क्या इसमें डीपीएसपी में। सर डीपीएसपी पार्ट 4 संविधान का एक लाइट है, वो लाइट जलती रहती है, उसको जो जैसा देखेगा उसको वैसा समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आर्टिकल 44 की आपसे बात करें, आखिर 44 क्या बोलता है? यूसीसी, इतना तो बहस चल रहा है यूसीसी पे, पूरा न्यूज में रहा है यूसीसी तो, और कहां मिला? पार्ट 4 में मिला है 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर, और बच्चों के लिए पूरा आपको ध्यान रखना है। 48 एनिमल हस्बेंड्री। अब आप देखिएगा कैसे मतलब इनको बनाया गया ताकि मॉडर्न इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल से मेल खाएं। 49, अरे भैया कोई अगर मॉन्यूमेंट और कोई ऐसी जगह है जिसमें कोई हिस्टोरिकल इंटरेस्ट है तो उसको बचाओ। 50, जुडिशरी को सेपरेट करो एग्जीक्यूटिव से। याद रखिएगा आर्टिकल 50 बात करता है कि एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करो जुडिशरी से। यहां लेजिस्लेचर वर्ड नहीं है, यहां जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग है, क्योंकि ये पुराने काल से चलता हुआ आ रहा है। और जब ब्रिटिशर्स हमारे यहां थे तो वो यही थे, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जज के रोल में भी रख देते थे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। 51, भैया देखिए ऐसा है, डिक्लेयर्स दैट टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द स्टेट शैल एंडेवर टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद द नेशन। तो 51 में लिखा है कि आपको इंटरनेशनल ट्रीटीज को फुलफिल करना है, इंटरनेशनल पीस को फॉलो करना है। ये कहां लिख रहा है? आर्टिकल 51 में जाकर लिख रहा है। लोगों को लगता है कि सर ये फंडामेंटल ड्यूटी होगा, फंडामेंटल राइट होगा। अरे सर डीपीएसपी है ये, कि आपको मेहनत करनी, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन सॉल्व करने, आर्टिकल 51 में लिखा है। चलिए, डीपीएसपी मतलब आपके राज्य को, देश को दिया हुआ संदेश है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिताओं ने दिया है। अगले आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल 101 से रिलेटेड है। कहां है 101? किसके बाद है 101? आइए देखते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन वेकेशन ऑफ सीट पार्लियामेंट में, यह आर्टिकल हो गया 101, और साफ लिखा है 101 में दैट नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड अ लॉ शैल प्रोवाइड फॉर वेकेटिंग वन सीट इफ इलेक्टेड टू बोथ। दूसरा आर्टिकल 1012, कोई भी व्यक्ति मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बन सकता है अगर वो इलेक्ट हो चुके हैं। दे मस्ट रिजाइन फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट सीट विल बी वेकेटेड। एकदम छोटे छोटे डेफिनेशन से क्वेश्चन बनेगा सर, और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बनेगा, कौन सी सीट छोड़नी होगी, कौन सी सीट नहीं छोड़नी होगी। अब हम आपसे यहां सवाल पूछने, मान लीजिए आप राज्यसभा में भी चुने जा चुके हैं और आप राज्यसभा में, लोकसभा में भी चुने जा चुके हैं, तब आपकी सीट का क्या होगा? नीचे कमेंट करके बताइए। आपकी पॉलिटी का बहुत बड़ा चेक चल रहा है। आर्टिकल 19 तो बच्चा बच्चा जानता है, आजकल न्यूज में चल ही रहा है और हर कोई 19 को यूज करता है। हमारे राइट टू स्पीच है, हमारा राइट टू एक्सप्रेशन है, हम राइट टू असेंबली है, राइट टू मूवमेंट है, सब हम करेंगे, तो हर जगह चल रहा है। पर आर्टिकल 19 जो पढ़ते हैं वो आर्टिकल 19(2) जरूर पढ़ लें, क्योंकि 19(2) में ही लिखा है कि भैया ये सब एब्सोल्यूट नहीं है। जो ऊपर तुमको हम स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट दे रहे थे ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है। 19(2) में बांध के रखेंगे तुमको। कैसे? बोला ऐसा है, अगर तुमने सॉवरेंटी, स्टेट सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, जुडिशरी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की भैया, तो स्पीच और एक्सप्रेशन तुम्हारा छीन लेंगे। आर्टिकल 92 बढ़िया है। अगला बहुत न्यूज में रहा है, आइए समझते हैं कौन सा। वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए काफी चर्चाएं रही। हम आपको एक आर्टिकल में वर्गीकृत करके दे देते हैं भैया क्या क्या न्यूज में रहा है। आर्टिकल 15(1) साफ तरीके से प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। माइंड यू, इसको याद रखिएगा। 15(4) भाई कुछ तो स्पेशल प्रोविजन दो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC ST के लिए कुछ तो अलग दो। ये कहां आ रहा है? ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आया है। कौन सा? आर्टिकल 15(4) फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आया है। अच्छा, 16(4) क्या बोलता है फिर? सर 16(4) रिलेटेड है एम्प्लॉयमेंट से, और 16 में आप 4 डाल रहे हैं, वो कभी कब? 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। PV नरसिम्हा राव साहब आपके प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सरकार लेकर आ रही है आर्टिकल 16(4) 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया। और क्या डाला गया है? रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करो। 46 डीपीएसपी क्या बोलता है? अभी तो आपके सामने से आए भाई, एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ाओ, SC ST का, वीकर इंटरसेक्शन का, उसमें उनकी मदद करो, प्लेटफॉर्म दो। कहां है 46? तो आर्टिकल 15 आपने देखा भाई, आपने साफ देखा है कि इश्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट,
सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी हो गया। आर्टिकल 46 आपने देखा। आर्टिकल 243D, 243DT ऐसा कुछ लिख रहा है, समझिएगा। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट का बात कर रहा है, क्या बोल रहा है 243D में? साहब बोल रहा है भैया रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज इन पंचायत, और उनके पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शन में सीट होगी। 243T में क्या बोल रहा है, उसी चीज को उठा के म्यूनिसिपैलिटी में बोल दिया। तो आप पूछेंगे आर्टिकल 330 और 332 में क्या है? सर ये साहब बोला है कि भाई रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। ठीक, समझ में आता है। एंग्लो इंडियन सीट भी कहीं रिजर्व हुआ करती थी, क्या बताएंगे? उसको हटा दिया गया है। अब आप जरा बताएंगे कि संविधान के किस कोने में था वो? जरा कमेंट करके नीचे बताइएगा, हम जान जाएंगे कितना पढ़ाई कर रहे हैं। आप पढ़ तो रहे हैं, करंट पढ़ने के लिए ये हमें देखना है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपसे बातें कुछ और करते हैं। अच्छा, आर्टिकल बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए गए और एक कलेश चल रहा था डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में। सरकार डीपीएसपी को भरपूर करने के लिए, फुलफिल करने के लिए कोई आर्टिकल लेकर आती थी, कोई लॉ लेकर आती थी, कुछ क्लॉज लेकर आती थी। लोग कोर्ट पहुंच जाते थे कि भैया हमारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। खास करके आर्टिकल 14 का उल्लंघन तो बहुत हुआ है। अच्छा, एक 1971 की दास्ता बता दें। 25वां संविधान संशोधन एक्ट है, कानून है, और ये आर्टिकल 31C लेकर आ रहा था, जिसमें 2 प्रोविजन थे। ये सब लाई इसलिए जा रहे हैं कि अगर मैं डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाऊं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम मतलब जुडिशरी, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने एक ऐसा आर्टिकल संविधान में डाल दिया 25वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कि देखो, अगर कोई लॉ मैंने 31C में लिख दिया है तो तुम उसको कुछ नहीं कर सकते। क्या करने के लिए? मैं 39B और C के लिए, 39B और C में क्या है कि भैया हम रिसोर्सेज को बांटेंगे, तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में 39B का हम यूज करें। डीपीएसपी मेरे पास मैंडेट है। अब हम बांटेंगे तो तुम बोलोगे फंडामेंटल राइट भंग हो रहा है, तो हम 39B और C के लिए जो भी लेकर आएंगे उसको हम 31C में डाल देंगे। अगर वो आपका उल्लंघन कर रहे हैं आर्टिकल 14, 19, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको 31C में डाल चुके हैं, जिसमें कानून की आंखें नहीं जाएंगी। अगर कोई भी लॉ 39B और C को बचाने के लिए आएगा तो उसको संविधान क्या, जुडिशियल रिव्यू क्या, कोई नहीं देख सकता। सुप्रीम कोर्ट बोला अच्छा हम हैं, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे कैसे कर दोगे? कमाल करते यार गेंदा तुम। वर्डिक्ट आता, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देखो ऐसा है, तुम एक काम करो, सरकार तुमको अगर डीपीएसपी फुलफिल करना है तो फुलफिल करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, तुम आराम से करो। पर जब तुमने ये बोला कि जुडिशियल रिव्यू का पावर हम खत्म कर देंगे, वहां मुझे आपत्ति है। क्योंकि एक साफ बात है कि भैया हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आइंदा से तुम ऐसा सवाल मत उठाना। हमारे जुडिशियल रिव्यू को तुम्हारा कोई आर्टिकल, कोई लॉ नहीं रोक सकता। हम संविधान के इंटरप्रेटर हैं, हम जैसा बोलेंगे वैसा चलेगा। और मेरा ये बोलने का तरीका, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन रिव्यू, मेरा एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको तुम हिला नहीं सकते हो। खत्म बात। 1980 में फिर से केस पहुंचता है, मिनर्वा मिल्स का केस है, बड़ा फेमस केस है। 42वां संशोधन बिल लेकर आया जाता है 1976 में, जिसने क्या बोला कि आर्टिकल 31C में जो लिखा हुआ है वो सबको प्रिसीड करेगा, फंडामेंटल राइट के ऊपर जाके बैठ जाएगा, प्रायोरिटाइज करेगा डीपीएसपी को। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला हंसी मजाक करते हुए कि देखो ऐसा है, हम पहले तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हटाते हैं, मतलब इस पार्ट को हटाते हैं। एकदम क्लियर रखना कि तुम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को साथ लेकर चलो, आप पॉलिटिकल जोश में मत आओ, और दूसरा जुडिशियल रिव्यू को तुम हटा नहीं सकते। तो मैं उस पार्ट को फिर से हटा रहा हूं। बोला तुमको अमेंड करने की पूरी छूट मैंने दी, तुम अमेंड करो, पर तुम वो पार्ट अमेंड नहीं कर सकते जहां पर मेरा बेसिक स्ट्रक्चर इंपैक्ट होगा। तुम वो पार्ट को छू नहीं सकते। ये मैं फिर से बता दे रहा हूं मिनर्वा मिल्स केस में, बड़ा इंपॉर्टेंट केस सर। चलिए आज अगला आर्टिकल देखते हैं जो न्यूज में काफी रहा है। आप आर्टिकल 72 तो बड़े आसानी से जानते हैं, आपको पता भी है भाई, प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है कि वो किसी को पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, पनिशमेंट, सस्पेंशन ये सब दे सकते हैं। उन जगह पे भी जहां पे कोर्ट मार्शल हो रखा है या मिलिट्री कोर्ट का हो चुका है, वहां पर भी यही सेम पावर आर्टिकल 161 में भी है। पर गवर्नर आपके मिलिट्री कोर्ट के पेनाल्टीज को, पनिशमेंट को कुछ नहीं कर सकता। दूसरा,
आपके डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है गवर्नर, बाकी सब कर सकता है, पार्डन नहीं कर सकता है। तो 32 और 226 जो हैं वो रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को काफी ज्यादा पावर देती हैं कि वो अपने सरकार के खिलाफ लोग अपने अधिकारों को यूज कर सकते हैं। और 32 और 226, 32 जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट, 226 जा रहे हैं तो हाई कोर्ट, आप रिट्स लेकर जा सकते हैं। अगला जो बहुत न्यूज में रहा है और हमने बहुत बार कवर भी किया है वो आर्टिकल 356 है। यहां हमें बताने के बजाय हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कि क्या आप नीचे कमेंट करके बताइए कि जब आर्टिकल 356 लागू हो चुका है प्रेसिडेंट रूल, तो इसका क्या मतलब है? क्या उस राज्य की सरकार कंपल्सरीली भंग कर दी जाती है या फिर वो सस्पेंशन में रह सकती है और वापस से जब 356 हटेगा तो वापस से उजागर हो जाएगी? आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम देखते हैं। पर फिलहाल हम आपको बता दें, यहां पर सस्पेंशन हो सकता है, भंग भी की जा सकती है, सरकार को भंग भी किया जा सकता है। इसीलिए इसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, क्योंकि यहां प्रेसिडेंट रूल करने लगते हैं अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा। चलिए, अब यहां पे ये सवाल आने की सर पूरी संभावना रही, क्योंकि मणिपुर में काफी हलचल रही और बहुत समय से न्यूज रहा है। 356 तो आपने देख लिया, हम आपसे नीचे ऐसे ही पूछ लेते हैं कि क्या आपको आर्टिकल 365 के बारे में कुछ पता है? पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए। क्या आपको आर्टिकल 355 के बारे में कुछ पता है? पता है नीचे कमेंट करके बताइए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है सर मेरे लिए। चलिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करते हैं। आर्टिकल मेरा 338, 338 ए और अब जाकर आपका 338 बी भी इन्वॉल्व है। कैसे है देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 19 फरवरी 2004 में बनता है। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और 338 आर्टिकल में दो हिस्से करता है, 338 और 338 ए। मतलब पहले एक ही कमीशन होता था, वो SC ST को दोनों को देखता था। हमने बस क्या किया, उसको अलग कर दिया है। 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने हमने क्या बोला है भैया कि आर्टिकल 338 जो होगा वो अब 1 मेंबर सिस्टम नहीं रहेगा, वहां मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बनेगी। तो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पहले आया, फिर आया 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने 89 को दो हिस्सों में बांटा, 89 ए और 89 आपका 338 और 338 ए। अब आपको बता दें 102 हमारा जो संविधान का अमेंडमेंट एक्ट हुआ है वो 338 बी और 342 ए से संबंधित है। कैसे? हमने यहां पे 338 बी में बोला कि भैया ऐसा है, ए में तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बना दिया था, अब हमने बी में बोला कि हम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी बनाने वाले हैं। 338 बी से वो बन गया। 342 ए में क्या आ गया कि भाई प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स में कौन से हैं। तो गवर्नर की कंसल्टेशन के साथ ये हो सकता है। 356 की बात आपसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। हाँ, हम आपको यही बताना चाह रहे थे। 355 देखिए आपके सामने आ चुका है। आपसे हमने अभी सवाल पूछा, 355 में संघ के पास ये दायित्व है कि वो राज्य में होने वाली गतिविधियों पे थोड़ा सा अपना कोशिश करे कि शांत कर सके, एक्सटर्नल अग्रेशन से बचा सके, राज्यों को इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचा सके और पूरी तरीके से कोशिश करे। 365 अभी हमने आपसे पूछा, 365 में है कि अगर संघ द्वारा दिए गए या केंद्र द्वारा दिए गए अगर किसी निर्देश को राज्य फॉलो नहीं करता है तो हो सकता है एक चांस बन जाए 356 के लगने की। 357 में लिखा हुआ है कि भैया एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356। अब सोचिए, मणिपुर का बजट तक पार्लियामेंट में पेश हो रहा है, बड़ी बात है ना। आप प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं तो आपका लेजिस्लेशन अब कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी बैठ के। ये पावर कहां से आ रहा है? एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर प्रोक्लेमेशन 357। अब आई बात समझ में, ये याद रखिएगा सर। पूरा द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, पिछले 1.5 साल से पटा रहा है आर्टिकल 200 से। आर्टिकल 200 एक ऐसा पावर है गवर्नर के पास जिसको गवर्नर इस्तेमाल करके बिल को रिजर्व रख लेते हैं। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। यह बिल पैसेज की वैसे तो बात की गई है, यहां पे साफ लिखा गया कि देखिए ऐसा है, गवर्नर या तो अपना एसेंट दे दें किसी बिल को, भाई आपके जो भी वहां की असेंबली थी उसने बिल पेश किया है, गवर्नर या तो बोलेंगे हाँ
या बोलेंगे नहीं, या रिजर्व रख लेंगे प्रेसिडेंट के लिए, या वापस भेज सकते हैं अगर वो मनी बिल नहीं है तो। आर्टिकल 200 इसलिए न्यूज में रहा है कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो लगातार बैठ जाते हैं, बिल के ऊपर साइन नहीं करते, भूल जाते हैं, बोले हम भूल गए कौन सा बिल, क्या बिल की बात कर रहे हो आप लोग। और संविधान में कहीं जिक्र नहीं है कि आप कितने समय के लिए बैठ सकते हैं, क्या बैठ सकते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है। आर्टिकल 201 बोल रहा है कि व्हेन द बिल इज रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट मे असेंट टू और विदहोल्ड असेंट, या तो देंगे ही नहीं, और एब्सोल्यूट वीटो हो जाता है सर, यहां पे नहीं करेंगे, नहीं देंगे बिल। प्रेसिडेंट ये भी बोल सकते गवर्नर को कि वापस लौटा दो, वापस से जब वापस से बिल गवर्नर के पास फिर से आएगा तो वापस प्रेसिडेंट के पास जाएगा, गवर्नर का बीच में कोई रोल रह नहीं जाता है। और संविधान में कुछ दायित्व तो लिखे हैं कि अगर बिल में कोई ऐसी चीजें हो तो आपके गवर्नर को ये रिजर्व ही करनी पड़ेंगी, जैसे कि क्या बताएंगे कमेंट करके, एक हम आपको बता देते हैं। अगर हाईकोर्ट के पावर के साथ बिल छेड़छाड़ कर रहा है तो गवर्नर का दायित्व है कि वो इसको रिजर्व कर ले प्रेसिडेंट के लिए। एक तो हमने आपको बता दिया, और बाकी आप बताइए, हम देखते हैं आर्टिकल 201 के बारे में आप कितना जानते हैं। चलिए, बात हो ही रही थी तो सर गवर्नर का भी देख ही लेते हैं। आपको पता है आर्टिकल 153 साहब बोलता है कि भैया देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज गवर्नर टू मोर स्टेट्स। मतलब एक ही गवर्नर दो या दो से ज्यादा राज्यों के लिए भी बनाया जा सकता है। 154 में साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट कहां कहां है, और वो गवर्नर में वेस्टेड है, और वो कैसे एक्सरसाइज होंगे, जैसे आपका संविधान में लिखा हुआ है। आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का। 156 में उसके टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में भी जानकारी लिखी हुई है। 157 में क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है फॉर द अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, और साफ लिखा हुआ है नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर्स। मतलब 35 साल के ऊपर लोगों को गवर्नर बनाया जा सकता है। 158 में लिखा है कि गवर्नर के ऑफिस की कंडीशंस क्या होंगी, जैसे कि ही शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। द गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ही शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट टू रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस एंड शैल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू सच एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस जो हमारे पास लिखी हुई हैं, लॉ द्वारा बनाई गई हैं। अगर कोई व्यक्ति गवर्नर दो या दो से ज्यादा राज्यों का बनाया जाता है तो एमोल्यूमेंट और अलाउंस कितनी दी जाएंगी, ये आपको डिटरमाइन करेंगे प्रेसिडेंट कि किस राज्य से कितना पैसा इसको दिया जाएगा। ठीक है, इट शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। इमोल्यूमेंट और जो भी प्रिविलेज आपको मिलती है, अलाउंसेस मिलती है गवर्नर को, वो आपके टर्म चालू होने के बाद कम नहीं की जा सकती हैं। और आर्टिकल 159 में आपको मिलता है ओथ मिलता है सर। अब हम आपसे यहां पर एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप थोड़ा धैर्य से नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप एक शेड्यूल से रूबरू होंगे जिस शेड्यूल में लोगों की ओथ लिखी है, वहां पर किस किस की ओथ लिखी है, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताएं। हम वैसे एक आर्टिकल, एक आपको और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम शेड्यूल्स जो न्यूज में थे वो भी कवर करा देंगे, ताकि अखबार में, सॉरी, जब पेपर में आएगा ना सवाल, तब आप मस्त हो जाइएगा। पर फिलहाल बताइएगा कि वो शेड्यूल कौन सा और किस किस की वहां पर ओथ लिखी हुई है। नीचे कमेंट करिए अभी के अभी। अरे इधर क्या देख रहे हैं, नीचे कमेंट करिए ना। हाँ, थोड़ा हाथ चलाइए, इसे कट 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 करके टाइप कर दीजिए। चलिए, 159 में भैया ओथ मिल गई आपको, और 160 में गवर्नर को फंक्शन कुछ उसके लिखे हुए, सर्टेन कंटिजेंसी पड़े तो इनको करना पड़ेगा। आर्टिकल 161 वही था, 72 हो गया प्रेसिडेंट का पावर टू पार्डन, यहां हो गया 161। 162 द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। खैर, हम आपको यही छोटा सा भेद दे दें 72 161 के बारे में। वैसे तो हम आपको बता चुके हैं, हम थोड़ा सा आइडिया दे दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल एक जजमेंट दिया था कि गवर्नर भी डेथ को पार्डन कर सकते हैं, पर यह संविधान में नहीं है, यह जेल मैनुअल के हिसाब से है, यह सीआरपीसी के हिसाब से है। तो अगर सवाल आपसे पूछे कि क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं, पर यह संविधान के हिसाब से अगर पूछे कि क्या संविधान के हिसाब से कर सकते हैं, नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते, याद रखिएगा बस। और 72 में याद रखिएगा कि भाई आपके पास प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, अपराध मुक्त कर सकते हैं, दोष मुक्त कर सकते हैं। अच्छा, इधर
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पूरा रहा है न्यूज में, पर आपके राज्य हो गए, केंद्र हो गया, राज्य राज्य से बात कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वहां दिखना चाहिए। हमारे पास एक शेड्यूल है, उसका नाम है 7th शेड्यूल। उस 7th शेड्यूल में साफ लिखा हुआ है कि देखो, ये अपना अपना पावर बांट लो, ये लिस्ट है सेंटर की, यूनियन की हो गई, ये स्टेट की हो गई, और ये कॉन्करेंट हो गई। आर्टिकल 261 यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 261 होता है भैया फुल फेथ एंड क्रेडिट। पब्लिक एक्ट को रिकॉग्नाइज करो, पब्लिक रिकॉर्ड को रिकॉग्नाइज करो, जुडिशियल प्रोसीडिंग जो हो रही है अक्रॉस स्टेट्स उसको रिकॉग्नाइज करो, और लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी लगाने की कोशिश करो। ये आर्टिकल 261 में लिखा है सर, मतलब फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज है ये, कि अगर वेस्ट बंगाल में कोई चीज आ रही हो तो उसकी सराहना तमिलनाडु के माध्यम में से किसी ना किसी तरीके से हो। भाई अगर कोर्ट ने, हाईकोर्ट, मद्रास के हाईकोर्ट ने दे दिया तो उसको उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट भी समझेगा। ठीक। इंटरस्टेट काउंसिल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए आर्टिकल 263 याद कर लीजिए। इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के बारे में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक है। और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 262, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इज आर्टिकल 262। पार्लियामेंट के पास पावर है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में एडजुकेट करने का, और यहां तो निषेध कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन इस बार ले जाइए, पक्का आ रहा है। आर्टिकल 12 पे तो आपने बहुत कहावत सुनी होगी कि आर्टिकल 12 क्या बोलता है, कि कौन कौन स्टेट की कैटेगरी में आता है फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 डेफिनेशन देता है कि भैया स्टेट है कौन, स्टेट कितना फैला हुआ है, स्कोप ऑफ स्टेट क्या है, ये आर्टिकल 12 से हमें पता चलता है। अच्छा, कौन कौन हो गया, सरकार, पार्लियामेंट, सरकार, लेजिस्लेचर, सब हो गए। लोकल अथॉरिटी हो गई, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हो गए, LIC, ONGC सब हो गए। अब सवाल उठा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, क्या NBFC जो लोगों का पैसा अपने पास जमा रखती है, क्या ये भी आर्टिकल 12 के स्टेट के डेफिनेशन में आती है? इसका जवाब ले जाइए, क्योंकि यही सवाल आने वाला है। एस शोभा वर्सेस मुथूट फाइनेंस का अभी हाल ही में केस हुआ, जिसमें साफ हो गया कि NBFCs दे आर नॉट इन द स्कोप ऑफ स्टेट डेफिनेशन, ये उसमें नहीं है। शेड्यूल्ड बैंक्स और NBFCs दे आर नॉट सब्जेक्ट टू रिट जुरिस्डिक्शन एज दे डू नॉट परफॉर्म पब्लिक फंक्शंस और ड्यूटीज, दे आर नॉट पार्ट ऑफ स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा, स्पेशल स्टेटस बहुत सारे राज्यों को मिला हुआ है, मणिपुर भी खबर में लगातार बना हुआ है। आपको बता दें आर्टिकल 371 गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के लिए कुछ राज्यों को स्पेशल दर्जा देता है। अब हम आपको बता दें 371 A से लेकर J तक हमारे पास सारे के सारे कुछ ऐसे राज्य जो हम आपको नाम देने वाले हैं। आपको बस क्या करना है कि 371 A किससे संबंधित है, B किससे संबंधित, आपको बस ये बताना है। हम आपको बस एक सांस में बता दें कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, इन सब के लिए हमारे पास स्पेशल स्टेटस है। आपको बस नीचे बताना कि 371 A किसका है, 371 B किसका है, H बोले तो क्या अरुणाचल है क्या, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अभी तुरंत 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 खटपट चालू करिए, खटपट चालू करिए, अभी तुरंत करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तुरंत करिए। ठीक है, चलिए हम आपको नीचे कमेंट करके बताएंगे। ये सब टेम्पररी है, याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, एक तो खबर लगातार रही है, आपको भी पता है क्या रही है, आर्टिकल 224। ये क्या बोलता है, 224A संविधान का, चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं वो किसी रिटायर्ड जज को हाई कोर्ट का एक जज बना सकते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए। एडहॉक जज इसका नाम है, और ये काफी न्यूज में रहा है सर, ये आपको भी पता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, पर किस संविधान अमेंडमेंट एक्ट से आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है 224A को लाने के लिए, वो जल्दी नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमने पुराने सेशन बता रखा है। अच्छा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहां कहां से मिले, किस किस आर्टिकल से मिले, आर्टिकल 105 हो गया, आर्टिकल 122 हो गया,
आर्टिकल 194 हो गया लेजिस्लेचर के लिए स्टेट के, और 212 हो गया स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। तो 105, 122, 194, 212 याद रखना है अपने को। ये क्या है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। अच्छा, आर्टिकल 67B कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है इफेक्टिव मेजॉरिटी से। क्या है ये, आइए देखते हैं। भैया पहले तो 14 दिन का आपको देना पड़ेगा एक रेजोल्यूशन। अपॉन द एक्सपायरी ऑफ द 14-day पीरियड राज्यसभा विल टेक अप द रेजोल्यूशन फॉर डिस्कशन फॉलोइंग द प्रोसीजर आउटलाइन इन 67B। और हम आपको बता दें आर्टिकल 92 साहब बोलता है कि जो चेयरमैन या डिप्यूटी चेयरमैन होंगे वो प्रिसाइड नहीं करेंगे जब उनके हटाने का, रिमूवल का रेजोल्यूशन पड़ा होगा, उस पर डिस्कशन हो रहा होगा, तब वो वहां पे बैठ के अपना प्रिसाइड नहीं करेंगे। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? तो हमारे राज्यसभा के अगर आपको चेयरमैन को हटाना है तो उसके लिए आप यूज करते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी, मतलब अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है भाई? टोटल मेंबरशिप है माइनस वैकेंसी। वैकेंसी क्या है? कोई प्यारे हो गए ऊपर तो वैकेंसी हो गई, अब वो तुरंत तो भरा नहीं है तो उस वैकेंसी को हटा दीजिए। आई बात समझ में? अब आपको यह बताना है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी से और किसको किसको हटाया जाता है, नीचे कमेंट करके बताइए। अभी देखते हैं आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। अच्छा, विवाद ये चल रहा था या डिबेट ये चल रहा था कि भैया देखो हम दिल्ली नहीं आना चाहते हैं, दिल्ली में हम पार्लियामेंट्री सेशन नहीं करेंगे, इसको चेन्नई में बुलाओ, इसको बेंगलुरु में बुलाओ, ये सब बातें चल रही थी, इसको कहीं और बुला लो। क्या संभव है ये? क्या हमारे संविधान में लिखा है कि भैया न्यू दिल्ली ही सीट रहेगा? आइए देखते हैं। आर्टिकल 85 साहब बोलता है कि भाई ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जिस समय चाहे, जिस जगह चाहे पार्लियामेंट के हाउसेस को समन कर सकता है। बस 6 महीने नहीं बीतने चाहिए। नो मोर देन 6 months शुड इलैप्स बिटवीन 2 सेशंस। 6 महीने से ज्यादा नहीं बीत सकते, आपको कहीं ना कहीं तो बुलाना पड़ेगा। तो नई दिल्ली कहीं नहीं लिखा है, ये तो प्रेसिडेंट चलता हुआ आ रहा है। कल को अगर हो सकता है संसद भवन बन गई चेन्नई में, जयपुर में, कर्नाटक में, तो लोग को जाना पड़ेगा। अभी सब साउथ वाले बुआ बोल रहे भैया हम दिल्ली नहीं आएंगे, बहुत धूल होती है, तो आया बहुत पोल्यूशन, हम नहीं आएंगे, हमें टेम्परेचर सूट नहीं करता ठंड का, तो गर्मी हुआ वो नीचे ले आओ। तो हमारे संविधान में कोई ऐसी रोक नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 148 एवरग्रीन टॉपिक है, कभी भी आ सकता है। 148 का मतलब कैग हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। अच्छा, कैग के ऊपर एक हमारे पास लॉ भी है 1971 का, ड्यूटीज पावर्स कंडीशंस ऑफ सर्विसेज का एक्ट है कैग का, जिसके हिसाब से वो पूरा अपना निर्वहन करता है ड्यूटीज का। अब आपको हमें यहां पर एक सवाल बताना, हमने आपको आर्टिकल 148 बताया, इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस पार्ट में है आर्टिकल 148? पहले तो ये बताना है आपको। दूसरा, इलेक्शन कमीशन भारत के किस पार्ट में है, यह भी आपको बताना है। जब हम आर्टिकल 142 की बात ही कर रहे थे तो एक बार देख लेते हैं। ये आर्टिकल 142 बड़ा पावरफुल है सर, बहुत पावरफुल है। ये साफ बोलता है कि देखिए ऐसा कंप्लीट जस्टिस के नाम पर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी पास कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और बाइंडिंग ऑर्डर पास करेंगे अक्रॉस इंडिया, इन्फोर्सिएबल एज पर द लॉ। जैसा लॉ है वैसा ही ये होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंप्लीट जस्टिस के नाम पे आर्टिकल 142 सामने आता है। आपको ये बताना है कि स्पेशल लीव पिटीशन किस आर्टिकल के तहत आती है। SLP स्पेशल लीव पिटीशन किस आर्टिकल के तहत आती है, आपको ये बताना है। आर्टिकल 142 के बारे में हमने आपको बता दिया। ये कंप्लीट जस्टिस के नाम पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस में इंटरवीन कर सकती है। इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में हमने अभी आपको बताया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा हथियार, और हमारे पास आर्टिकल 263 में मेंशन्ड है। और इंटरस्टेट काउंसिल कोशिश की जाती है कि यहां पर लोगों को मिला जुला के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कर लिया जाए। सरकार या कमीशन ने तो यह भी बोला था कि इसको परमानेंट बॉडी बना दो, और इसका फॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट 1990 में हो गया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से। आर्टिकल 121 किससे संबंधित है? अब आप अपने कोर्ट का जजेस का देख रहे हैं भैया कि किनकी क्या अकाउंटेबिलिटी, इनके ऊपर कितना, मतलब इनको सोचिए, इनको डिस्कशन से बाहर रखा गया। आर्टिकल 121 क्या बोलता है कि कोई पार्लियामेंट्री डिस्कशन नहीं होगा ऑन द कंडक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस एक्सेप्ट व्हेन द मोशन इज मेड फॉर द रिमूवल। बोला बिना रिमूवल के कोई इनसे मतलब इनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते। 211 में सेम लिख दिया हाई कोर्ट के लिए और बोल दिया कि ऐसा है
कि कहीं भी आपका स्टेट लेजिस्लेचर हो, कहीं भी आप डिस्कशन नहीं कर सकते। और साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 124(4) जब आप पढ़ेंगे तो साफ लिखा है भाई इनका इंपीचमेंट बड़ा मुश्किल है, कोई आज तक इंपीच ही नहीं हुआ है। टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी चाहिए एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस। कहां से कोई मिलेगा? तो आपको हम क्यों बता रहे हैं, इस बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का काफी न्यूज रहा है। आप रिमूवल प्रोसेस देख लीजिएगा। आर्टिकल 124 का चौर क्लॉज है। दिल्ली तो बहुत न्यूज में रहा है ना, चुनाव भी हो गए। आखिर दिल्ली दिल्ली क्यों है? कहां से आया वो स्टेटस, नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहां से आ रहा है? आर्टिकल 239A 239A 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 से स्पेशल दर्जा दिया गया दिल्ली को, और ये कमिटी थी एल बालाकृष्णन कमिटी। आर्टिकल 239A साहब बोलता है कि भैया एनसीटी ऑफ दिल्ली में एक एडमिनिस्ट्रेटर होंगे और लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ठीक बात है। संविधान को सब्जेक्ट देखते हुए लेजिस्लेटिव असेंबली में शैल हैव पावर टू मेक लॉज फॉर द होल ऑफ एनसीटी। बस 3 पावर नहीं है इसके पास, 3 चीजों के लिए। क्या है? पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। अच्छा, 239AB भी डाला गया है। 239AB क्या है? साफ बोला गया 239AB में कि देखिए ऐसा है, प्रेसिडेंट मे बाई ऑर्डर सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239AA। इसीलिए 239AB को कहा जाता है कि ये 356 जो प्रेसिडेंट रूल है बाकी राज्यों के लिए, वैसा ही ये 239AB है दिल्ली के लिए। तो ये प्रेसिडेंट रूल है दिल्ली का 239AB। आर्टिकल 22, अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज बहुत न्यूज में रहे, मकोका, टाडा बहुत न्यूज में रहते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन आपके पास संविधान में आर्टिकल 22 लिखा हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रोटेक्शन देता है इंडिविजुअल्स को हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। ये प्रोविजंस काफी जरूरी हैं फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, और इसीलिए इसको एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया है। अच्छा, हम आपको यह भी अब एक बताना चाहेंगे कि जब आप डिमोलिशन की ड्राइव्स देख रहे थे तो वहां पे काफी कुछ सामने निकल कर आ रहा था कि क्या ये बुलडोजर जस्टिस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 300A याद रखिएगा, ये राइट टू प्रॉपर्टी है जो कभी आपकी फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, पर इसको हटाकर डाल दिया गया 300A में, और इसमें लिखा हुआ नो पर्सन शैल बी डिनाइड ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय लॉ। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी ली तो जा सकती है पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा। तो डिमोलिशन ड्राइव में आर्टिकल 300A काफी चर्चा में रहा, आर्टिकल 21 भी चर्चा में रहा, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की जो आप डिमोलिशन कर रहे हैं वो कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के खिलाफ कर रहे हैं, वो गलत है। आर्टिकल 19 रहा है। आर्टिकल 19 ये रहा भैया कि ऐसा है, 2 है, आप हमें अपना क्रिटिसिज्म हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, और जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उनका आप घर गिरा दे रहे हो, ये भी था। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम फॉर यू। 75 ईयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं वो अभी हम आपको दिखा देंगे, देखिएगा। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की बात करें, 1773 में सर रेगुलेटिंग एक्ट इस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा 1773। 1800 में सुप्रीम कोर्ट मद्रास में बनता है, 1823 में सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे में बनता है, 1861 में हाई कोर्ट बनता है और सुप्रीम कोर्ट को अबॉलिश कर दिया जाता है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया, और 1950 में सुप्रीम कोर्ट बनता है आर्टिकल 124 के तहत। आज अगर आप आर्टिकल 131 का बात करते हैं तो यहां पर सेंटर और स्टेट की अगर लड़ाई हो तो ओरिजिनल जो इसका एक जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, आर्टिकल 131। आर्टिकल 32 में आप रिट लेने जाते हैं, रिट में मदद मांगते सुप्रीम कोर्ट से, सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। 139 पावर टू इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आर्टिकल 132 में आप चले जाते हैं, सिविल मैटर्स 133 में चले जाएंगे, क्रिमिनल मैटर्स 134, और स्पेशल लीव पिटीशन आ गया आर्टिकल 136। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी है आर्टिकल 143, जहां पे प्रेसिडेंट आपसे सवाल पूछ सकते हैं, पर आप बाध्य नहीं हैं। हां, पर आप एक जगह बाध्य जरूर होते हैं। अगर संविधान चालू होने से पहले कोई चीज आपसे पूछी जाएगी तो आप बाध्य हैं उसको इंटरप्रेट करने में कि क्या सही है, आपको बताना पड़ेगा। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है, जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल 129 आप देखेंगे तो पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट है। 137 देखेंगे रिव्यू ऑफ इट्स ओन जजमेंट है। 141 देखेंगे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। 142 एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स एंड डिक्रीज है। 147 अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर हमने क्या किया, इस सेशन के माध्यम से हमने आपको एक आइडिया दिया कि आर्टिकल्स न्यूज में चल रहे हैं और ये आर्टिकल पे सवाल बन सकता है। अब हो सकता है आर्टिकल पे ना बने,
पर इसके आसपास के क्रक्स पे बनेगा। तो इन आर्टिकल्स को जरूर देख लीजिएगा, पीडीएफ हम आपको भेज देंगे और अगले सेशन का जरूर इंतजार करेगा। पर सुनिए, ये चैंपियनशिप के बारे में आपको बताया सर, आप 200% स्कॉलरशिप ले जाइए। 23 तारीख को आप जहां कहीं भी हो 11 बजे और शाम में 5 बजे बैठ जाइएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। साथ ही मैं आपको बता दें, सीसैट के लिए 2999 में पूरा कोर्स हमारा अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और हमारा बैचेस बता दें तो नीव 2028 के लिए चालू है, प्रारंभ, आरंभ और इग्नाइट इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश 2026 के लिए चालू हो चुके हैं। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स 9999 में अवेलेबल है। अच्छा, ये सब लेना कैसे? ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सीएमसी कोड लगाइए, जुड़ जाइए। विजय बैच हमारा 1 मंथ का पूरा रिवीजन बैच है। आपको बता दें एमसीक्यू 360 पूरा बैच, पूरा एमसीक्यू के माध्यम से 300 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट अच्छे से दीजिएगा। और जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, पढ़ने मजा आया कि नहीं, जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। बाय, टेक केयर, जय हिंद। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी, जो निरंतर है वही सफल है। बाय, टेक केयर, जय हिंद।